बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य अध्याय 2 आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। इसका पहला मैं करवा चुकी हूँ और कई सारे जीवन परिचय वगैरह भी इसमें हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। हिंदी काव्य बीए फर्स्ट सेमेस्टर। चलो आज ये दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि। रीतिकाल के बाद आने वाला समय आधुनिक काल माना गया। इस काल में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत अधिक हुए। सामान्यतः इस काल का आरंभ सन 1843 ईस्वी से माना जाता है, परंतु कुछ विद्वानों ने इसे सन 1850 ईस्वी से तथा कुछ विद्वानों ने इसे सन 1857 ईस्वी से प्रारंभ होने की बात की है। अतः उक्त मतों के आधार पर स्पष्टतः समझने की दृष्टि से सन 1850 ईस्वी से ही इस काल का प्रारंभ माना गया है। अब है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इस समय अंग्रेजों का भारत में शासन था, जो अंतिम चरण में था। भारत की जनता विद्रोह और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगी थी। इस सामाजिक स्थिति का प्रभाव काव्य पर भी पड़ा। जो काव्य दरबारी काव्य था वह देश प्रेम से भर गया। श्रृंगार रस का विरोध होने लगा और वीर रस की कविताएं रची जाने लगीं, जिनमें देश प्रेम को प्राथमिकता दी गई। सन 1857 में अंग्रेज विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जिसका प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर भी पड़ा। नामकरण और प्रवृत्तियाँ। जिस समय काल विभाजन किया गया उस समय आधुनिक काल का समय चल रहा था। इसके बाद पुनः काल विभाजन नहीं हुआ, इसलिए 1900 ईस्वी से आज तक के काल को आधुनिक काल कहा गया। दूसरे अर्थ में कविता में प्राचीन समस्त रूढ़ियों को तोड़कर नवीनता लाई गई थी, इसलिए इसे आधुनिक काल कहा गया। प्रवृत्तियाँ। आधुनिक काल के काव्य में होने वाली प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, पद्य के साथ गद्य का विकास। आधुनिक काल में काव्य के अतिरिक्त गद्य में भी रचनाएं रची जाने लगीं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी। इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एकांकी अंधेर नगरी चौपट राजा विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ, जिसमें अंग्रेजी शासन को चौपट राजा के रूप में मूर्खता का प्रतीक बताया गया। खड़ी बोली का नंबर 2 है खड़ी बोली का अत्यधिक प्रयोग। खड़ी बोली का प्रयोग हालांकि अमीर खुसरो द्वारा आदिकाल में हो चुका था। या आप अमीर खुसरो के जीवन परिचय में पढ़ेंगे, वो मैं करवा चुकी हूँ, आप जरूर देख लेना। किंतु आधुनिक काल की लगभग संपूर्ण रचनाएं खड़ी बोली में रची गईं। कहीं कहीं ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया। नंबर 3 है राष्ट्रीय भावना का विकास। इस काल की प्रारंभिक रचनाएं राष्ट्र प्रेम से भरी हुई थी। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में केवल राष्ट्र प्रेम प्रधान रचनाएं रची गईं। मतलब बस जिन रचनाओं में राष्ट्र प्रेम दिखाया जाता था वैसी ही रचनाएं प्रधान रूप से रची जाती थी, यानी ज़्यादा बहुतायत में रची जाती थी, जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का विशेष योगदान रहा है। जिसमें 2 कवियों का या राइटर्स का विशेष योगदान रहा है। उनमें से एक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह आप याद रखना। नंबर 4 है मानवतावादी भावना का विकास। इस युग में देश प्रेम के साथ मनुष्य से प्रेम तथा समन्वयवादी विचारधारा पर विशेष बल दिया गया। इस काल के कवियों ने मनुष्य का कर्म धर्म विशेष रूप से बताने का प्रयास किया कि मनुष्य का कर्म क्या है, यानी कि उसको क्या कार्य करना चाहिए, और उसका धर्म क्या है, यानी उसको किन आचरणों को फॉलो करना चाहिए, वो वाला धर्म की बात कर रहे हैं ये। मानवतावादी विचारधारा से सभी वर्णों को एकता के सूत्र में बांधने का उपदेश दिया। मनुष्य में ईश्वर है, यह संदेश भी दिया गया। मतलब जो उनकी कोशिश थी वो ये थी कि सब लोग एक हो जाएं। नंबर 5 है प्रकृति का नवीन रूप में चित्रण। द्विवेदी युग तक श्रृंगार रस या नारी रस का श्रृंगार परक वर्णन नहीं किया जाता था, किंतु छायावाद तक आते आते कविता प्रकृति प्रधान हो गई। प्रकृति का नारी के रूप में चित्रण होने के अतिरिक्त प्रकृति का सौम्य, मनोरम, क्रुद्ध, भयानक हर रूप में चित्रण होने लगा। मतलब प्रकृति को कहीं कोमल दिखाया गया और कहीं मनोहारी दिखाया गया, मतलब मन को मोहने वाली, और कहीं पे कैसा दिखाया गया कि वो बहुत क्रुद्ध है, बहुत दयनीय है, नहीं क्या बोलते हैं उसको, निर्दयी है, जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है, ऐसे भी तो हो जाता है ना कभी कभी, और भयानक है। हर रूप में चित्रण होने लगा। मतलब दोनों तरह की रचनाएं रची जाने लगी। इसके बाद नंबर 6 है विविध वादों का विकास।
आधुनिक काल में कविता का विषय निरंतर बदलता रहा, नवीन प्रयोग होने लगे, जिसके फलस्वरूप आधुनिक काल विविध प्रकार के काव्य के रूप में सामने आया, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि। इन सबको हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 7 है विविध गद्य विधाओं का विकास। आधुनिक काल में गद्य का समुचित विकास हुआ। गद्य केवल कहानी, उपन्यास या एकांकी नाटक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस काल में संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्राव्रत, जीवनी और आत्मकथा के रूप में गद्य विकसित हो गया। इस युग की प्रवृत्तियां इस प्रकार देखी जा सकती हैं। हिंदी नवजागरण काल। विभिन्न धाराओं से निकलकर मानव हिंदी या खड़ी बोली को इस काल में पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई। इसे हिंदी का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि आदिकाल में अमीर खुसरो ने हिंदी का प्रयोग किया अवश्य था, किंतु हर काल की प्रधान भाषाएं अवधी, अपभ्रंश, पाली या ब्रजभाषा रही थी। आधुनिक काल में खड़ी बोली के रूप में हिंदी पूर्णतः स्थापित हो गई थी। मतलब किया तो अमीर खुसरो ने भी था, लेकिन उस समय कुछ भाषाएं उनकी ब्रजभाषा, कुछ रचनाएं उनकी ब्रजभाषा में थी, या उसमें क्या बोलते हैं अपभ्रंश में, अवधि में, मतलब और भी भाषाओं का योगदान उस समय, उनका योगदान कह लीजिए उसको, या फिर कहिए कि उनका प्रधानत्व था, मतलब वो भी थी। लेकिन जब ये वाला काल आया तो क्या हुआ कि ज़्यादातर रचनाएं, मतलब मैक्सिमम जो रचनाएं थी वो किस में होने लगी, हिंदी खड़ी बोली में। अब हम पढ़ते हैं नवजागरण काल की प्रवृत्तियां। आदिकाल के प्रारंभ के समय को नवजागरण काल कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज के अत्याचारों से त्रस्त कवियों ने अपने काव्य में साधारण लोगों को अंग्रेजी शासक के विरुद्ध जागरूक करने का प्रयास किया था। नवजागरण काल का समय बहुत सूक्ष्म रहा, क्योंकि नवजागरण के साथ ही भारतेंदु काल का उदय हो गया। नवजागरण काल की मूल विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, मानवतावादी दृष्टिकोण। इस समय में भारत को सबसे अधिक आवश्यकता सहानुभूति और मार्गदर्शन की थी, क्योंकि अंग्रेजों की जो अत्याचार थे और जो उनका जो शासनकाल था वो बहुत ही बुरा सा हो गया था लास्ट में जाकर। तो लोग थे वो बेचारे बहुत दुखी हो गए थे, परेशान थे, दुखी थे, पीड़ित थे। तो उनको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता थी और सिंपैथी की, यानी कि सहानुभूति की आवश्यकता थी, कि कोई उनकी बात को समझे, कोई उनका हौसला बढ़ाए, उनकी बात को समझे। ऐसे अंग्रेजी शासन ने त्रस्त भारत में परस्पर द्वेष भाव मिटाकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। तो जो अंग्रेजी शासन से त्रस्त हो गए थे, मतलब दुखी पीड़ित हो गए थे, तो उनके लिए, वो जो भारतवासी थे, उनके लिए क्या दिया गया कि परस्पर द्वेष भाव को तो मिटाएं, मतलब जो आपसी वो भेदभाव करते हैं ना, उसको तो मिटाएं, और भाईचारे का संदेश दिया गया कि आपस में सब मिलजुल कर रहें। सारे हिंदू ये जो वर्णों में, जातियों में बटे हुए हैं वो भी एक होकर रहें, यहाँ तक कि जो हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं वो भी मिलजुल कर रहें। ऐसा उन कविताओं ने संदेश देने की कोशिश की। नंबर 2 है ब्रह्म समाज की स्थापना। अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए एक नए भारत ने जन्म लिया। वैदिक श्लोकों, वैदिक संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने अमेरिका तक जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार किया। नंबर 3 है अरविंद का प्रभाव। बंगाल के प्रमुख विचारक श्री अरविंद घोष का भी भारतीय पुनर्जागरण में बहुत बड़ा योगदान रहा। अरविंद घोष ने योग साधना का मार्ग दिखाते हुए हिंदू धर्म के प्रचार पर बल दिया। उनकी विचारधारा मानवता और अध्यात्म का मिला जुला, यानी कि मिश्रित रूप था। आधुनिक काल। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल सन 1900 ईस्वी से आज तक का समय रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के नाम से विभूषित किया। इसका प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से माना जाता है। विद्वान इसे नव चेतना का, यानी कि नया ही तो युग है ये, और नई चेतना का विकास काल भी कहते हैं। यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाए तो इसे 1925 से माना जाना चाहिए, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना काल रहा है। आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। मुख्य रूप से देखा जाए तो आधुनिक काल तक राजनीति की वही परिस्थितियाँ थीं जो 1757 ईस्वी के बाद अंग्रेजों के भारत आने के बाद रही थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में आने के बाद पूरे भारत पर अंग्रेजी शासन हो गया। अंग्रेजी शासकों के भेदभावपूर्ण रुख तथा अत्याचारों से भी जनता में असंतोष फैलने लगा।
धीरे धीरे यह विरोध एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आया, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप याद रखना। ये इतिहास में भी काम आती है, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में भी काम आती है, और ये आपकी इंग्लिश में भी काम आती है और हिंदी में तो आती ही है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया। राजनीतिक पार्टी बनने के बाद 1905 ईस्वी से भारत के युवा वर्ग में एक नारा प्रमुख हो गया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब हमारा देश तो हमारा है, ये हमारा अधिकार है। स्वराज मतलब अपना राज चाहिए, हमें अंग्रेजों का राज नहीं चाहिए। यह नारा दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी आप याद रखना। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इस नारे के साथ भारत में भिन्न भिन्न स्थानों से विद्रोह के स्वर उठने लगे। महात्मा गांधी के कारण भारत में सामाजिक रूप से परिवर्तन होने लगे, जैसे अहिंसा, सत्याग्रह, अस्पृश्यता, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं सांस्कृतिक इतिहास। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश के बाद प्रभावी रूप से अंग्रेज शासन का विरोध भारत में प्रारंभ हुआ। कंपनी का राज्य अत्याचार से भरा था। कंपनी शासन में भारतीय नागरिकों को योग्यता होने पर भी निम्न माना जाता था। गोरे काले का भेदभाव था और भांति भांति के अत्याचार होते थे। सन 1857 ईस्वी में विद्रोह के स्वर उठने लगे थे। हथियारों पर गाय का मांस लगाकर भारतीयों की धार्मिकता पर आघात किया गया था। 1857 में झांसी में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ किया, लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही वह अभियान समाप्त हो गया, जिसमें भारतीय नागरिकों को अंग्रेजों का दास बनने का विरोध किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। कारण यह था कि लॉर्ड डलहौजी ने बहुत अत्याचार किया था, जिससे भारत में असंतोष बढ़ गया था। महारानी विक्टोरिया के राज्य में संतोष था, पर रानी की असमय मृत्यु हो जाने से फिर राजनीति में हलचल मच गई। राजनीतिक चेतना का दूसरा समय सन 1905 से प्रारंभ होता है। इस समय स्वतंत्रता सेनानियों के 2 बल बन गए, नरम दल और गरम दल। पहले का नाम है नरम दल और दूसरे का है गरम दल। नरम दल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया, और गरम दल में वह व्यक्ति थे जो अंग्रेजी शासकों पर आक्रमण कर उनका विरोध कर रहे थे। इस समय के कवियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में देशभक्ति का काव्य रचकर उचित योगदान दिया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित एकांकी अंधेर नगरी चौपट राजा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह वह समय था जब हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग और एकांत लेखन प्रारंभ हुआ। भारतेंद्र ने प्रतीकात्मक रूप से चौपट राजा के रूप में अंग्रेजी शासन का न्याय रहित राजा के रूप में चित्रण किया। ये कहानी तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली, तो इसमें उससे शायद आप समझ जाएंगे उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जिसने नुकसान किया है उसको सज़ा नहीं मिलती। सज़ा उसको मिलती है जिसकी गर्दन इतनी मोटी है जितना कि फांसी का फंदा है। इस तरह से एक स्टोरी है। तो ऐसा ही एक कवि ने इनको कहा है, अंग्रेजी सरकार को ऐसा ही कहा है कि ये मतलब वो देखकर सज़ा नहीं देते कि गलती किसकी है, ये तो बस इनके मन में जो आता है उसके हिसाब से दे देते हैं। सन 1916 में अंग्रेजी शासन में मार्ले मिंटो सुधार कानून पास हुआ, जिसका प्रभाव भारतीय जनता पर बहुत बुरा पड़ा। इस कानून में मुस्लिम हिंदू एकता खंडित हो गई। इस बीच यूरोप में भी प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने यूरोपियन देशों की मदद की, लेकिन भारत के नागरिकों से जो वादे किए गए थे वे पूरे नहीं किए गए। इसके विपरीत रॉलेट एक्ट लगाकर भारतीय जनता की स्वतंत्रता भी छीन ली गई। अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का प्रथम चरण। ये मैं आपको जो भी हेडिंग है वो अलग से बोलकर बता रही हूँ, क्योंकि आपको पेपर में लिखने के लिए जब आती हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग हेडिंग अच्छे से याद रहनी चाहिए। जैसे उसमें आएगा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का प्रथम चरण क्या है ये बताइए, है ना, या फिर उसके सारे चरण को आप एक्सप्लेन करिए। तो अभी हम प्रथम चरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि वो वीडियो देख नहीं रहे होते, बस सुन रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उनको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ता। चलिए, प्रथम चरण है, इसे पहला राजनीतिक चेतना का युग और दूसरा द्विवेदी युग, इसके 2 नाम हैं, पहला राजनीतिक चेतना युग और दूसरा है द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। किसको?
हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रथम चरण को दो नामों से जाना जाता है। राजनीतिक चेतना का तीसरा काल महायुद्ध की समाप्ति के बाद प्रारंभ हुआ। इसे स्वदेशी आंदोलन के रूप में मनाया। इस आंदोलन में भारत में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया। इस आंदोलन में लोकमान्य गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तिलक की मृत्यु के बाद देश का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में आ गया। महात्मा गांधी के आंदोलन के दो प्रमुख सूत्र थे, असहयोग यानी कि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, और ग्राम उद्धार यानी गांव का उद्धार करेंगे। जनता के साथ कवियों के काव्य में भी राष्ट्र प्रेम के स्वर बढ़ने लगे। इसी आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा, मतलब लोगों ने उनको त्याग दिया कि हम विदेशी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम को फिर एक करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त अछूत उद्धार यानी वो अनटचेबिलिटी होता है ना, उसको हटाने की कोशिश की गई। विधवा विवाह, और जो विधवा विवाह है उसको भी वो किया गया। स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया तथा अंधविश्वासों का विरोध जैसे प्रमुख उद्देश्य रहे। मतलब ये कुछ चीज़ें बहुत उद्देश्य से की गई, मतलब जैसे कि अछूत वाला और विधवा विवाह और स्त्री की शिक्षा और अंधविश्वासों का विरोध, ताकि हमारी जो जनता है वो शिक्षित हो सके और थोड़ी आगे बढ़ सके, हमारे देश की तरक्की हो सके। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का द्वितीय चरण। इस समय में सामाजिक अशांति, द्वितीय चरण पर नहीं, याद रखना। इस समय में सामाजिक अशांति दूर करने के लिए कवियों ने जीवन मूल्यों का व्यापक वर्णन किया। मानव मूल्यों के अंतर्गत मानवीय संवेदनाओं, बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय दशा का चित्रण किया। इस समय विशेष रूप से बंगला साहित्यकार जैसे आशापूर्ण देवी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का उल्लेखनीय योगदान है, मतलब इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी साहित्य का तृतीय चरण, इसको बोलते हैं उत्थान काल। हिंदी साहित्य का तृतीय चरण उत्थान काल के रूप में जाना जाता है, जो 1916 से 1936 तक माना गया है। यह केवल हिंदी का न होकर भारत की सभी भाषाओं के उत्थान का युग था। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी में ही रचनाएं थीं, बाकी और भाषाओं में भी थीं। बंगाल के गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, आशापूर्णा देवी, शरत चंद्र जैसे साहित्यकारों ने अछूत उद्धार, विधवा के नारकीय जीवन, प्राचीन रूढ़ियों का विरोध, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों पर साहित्य सृजन कर समाज को जगाने का सफल प्रयास किया। मतलब उन्होंने प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहे। इस प्रकार अंग्रेजों के शासन से प्रारंभ होकर स्वतंत्रता प्राप्त होने तक राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से साहित्य प्रभावित होता रहा। अब हम पढ़ेंगे भारतेंद्र युग। आधुनिक काल में नवजागरण के पश्चात आने वाला समय सुप्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंद्र युग के रूप में जाना जाता है। भारतेंद्र युग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। देश प्रेम, धार्मिक समन्वय के साथ तत्कालीन शासन पर व्यंग्यपरक रचनाएं रची जाने लगीं, जिनमें भारतेंद्र की अंधेर नगरी चौपट राजा उल्लेखनीय कृति है। इससे ही एकांकी का प्रारंभ माना जाता है, जिसमें चौपट राजा ब्रिटिश सरकार का प्रतीक था और उनकी शासन व्यवस्था अंधेर नगरी थी। इस काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब हम इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहला है गद्य पद्य का एक साथ विकास। इस युग में पद्य के साथ गद्य की अनेक विधाओं का विकास होने लगा, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी इत्यादि। गद्य में हास्य व्यंग्य का विशेष रूप से प्रयोग हुआ, जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। गद्य की रचनाओं के कारण कुछ विद्वानों ने इसे गद्य काल का नाम भी दिया है। किसे? भारतेंद्र युग को। नंबर 2 है खड़ी बोली का विकास। जो खड़ी बोली अमीर खुसरो के बाद प्रयोग में नहीं लाई गई थी, वही खड़ी बोली भारतेंद्र युग की प्रधान भाषा बन गई। हालांकि स्वयं भारतेंद्र ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया, किंतु प्रधान भाषा के रूप में खड़ी बोली ही रही। आगे चलकर मानक हिंदी कहलाई। इस समय की खड़ी बोली में उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्द भी प्रयोग में लाए गए। मतलब एक तरह से जो बोलचाल की भाषा होती है ना, उसका प्रयोग किया गया। नंबर 3 है राष्ट्रीय भावना का विकास। भारतेंद्र युग में अंग्रेजी शासन से त्रस्त भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने में उस समय के साहित्य का विशेष योगदान है। उस समय के काव्य में भारत के अतीत के गौरव का गान, भारतीय किसान और निम्न वर्ग के व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। नंबर 4 है विभिन्न विधाओं का प्रारंभ।
हिंदी काव्य में प्रबंध मुक्तक के अतिरिक्त अन्य काव्य विधाओं की रचना होने लगी, जैसे ग्राम्य साहित्य के कजरी, ठुमरी, लावनी इत्यादि की रचना की जाने लगी। इन सभी की भाषा सरल, सहज और अलंकार रहित होती थी। मतलब बहुत ज़्यादा अलंकार का प्रयोग नहीं होता था और भाषा बहुत ही सरल होती थी ताकि किसी के भी समझ में आ जाए, और सहज होती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई तीक्ष्ण या कटाक्ष किए गए हैं या कोई खट्टी या गहरी बात की गई है, ऐसा भी नहीं है। सहज होती थी, सरल होती थी और कोई अलंकार भी नहीं होते थे, जो जन सामान्य के मन तक सीधे पहुंच जाती थी। इसे जनवादी विचारधारा भी कहा जा सकता है, इसलिए इसको वो लोग क्या कहते थे, जनवादी विचारधारा। भारतीय युग में ही लोक साहित्य को मुख्य साहित्य में सम्मिलित कर लिया गया। नंबर 5 है श्रृंगार रस का नया स्वरूप। रीतिकाल में श्रृंगार रस वासना से ओतप्रोत रहता था और नारी केवल भोग्या के रूप में चित्रित होती थी। भारतीय युग में जो साहित्य रचा गया उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग तो किया गया, पर वह रीतिकाल से बिल्कुल भिन्न था। भारतीय युग में वासनाजन्य अश्लीलता का लोप हो गया था। श्रृंगार परक काव्य में भावना और सौंदर्यानुभूति यानी सौंदर्य की अनुभूति की प्रधानता होने लगी। कहा जा सकता है कि भारतीय काल में नारी का वर्णन भोग्या के रूप में न होकर सम्माननीय हो गया था। प्रकृति के प्रेम का चित्रण। नंबर 6 है प्रकृति के प्रेम का चित्रण। इस काल में प्रकृति का सुंदर रूप में चित्रण किया गया। अभी तक के काव्य में प्रकृति गौण रूप में विद्यमान थी, अब प्रकृति को प्रमुख रूप में चित्रित किया जाने लगा। नंबर 7 है विभिन्न वादों का चलन। भारतीय युग में विभिन्न वादों का प्रभाव भी इसी साहित्य में मिलता है। माना जा सकता है कि रहस्यवाद या स्वच्छंदतावाद का प्रारंभ इस युग में हो चुका था, पर प्रधान रूप से यह छायावाद में विकसित हुआ। भारतीय युग के प्रमुख कवि और उनके काव्य। नंबर 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके बारे में दिया हुआ है। नंबर 1 है गद्य। दुर्लभ बंधु, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा और नील देवी और श्री चंदावली, ये इनकी गद्य की रचनाएं हैं। अब हम इनके काव्य की रचनाएं पढ़ते हैं। नंबर 2 है काव्य। भक्त सर्वस्व, प्रेम माधुरी, प्रेम तालिका, प्रेम तरंग, गीत गोविंद इत्यादि। अब दूसरे कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने क्या क्या लिखा है? इन्होंने लिखे हैं नाटक, निबंध और अनुदित। तो अब हम नाटक पढ़ते हैं। इनके नाटक हैं गौ संकट, हटी हमीर, कलिकोतुक और कली प्रभाव। इनके निबंध हैं निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। इनकी अनुदित हैं पंचामृत, इंदिरा, नीति रत्नावली इत्यादि। नंबर 3 है अंबिका प्रसाद। इन्होंने क्या क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है उपन्यास, कविता और नाटक। तो इनके उपन्यास हैं खजुराहो की अतिरूपा, प्रीताद की राजकुमारी, काला भौरा और योगी राजा। और इनकी कविताएं हैं गांधी परायण, दिव्य दोहावली, पावश और पिपाशा। इनके नाटक हैं दीपक संहिता और निबंध विविधा। नंबर 4 है बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने लिखे हैं निबंध, उपन्यास और नाटक। इनके निबंध हैं माता स्नेह, आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। उपन्यास जो अजान और एक सुजान, 100 अजान मतलब 100 तो जिनको कुछ नहीं आता है और एक सुजान मतलब एक जो बहुत ही चतुर हो, 100 मूर्ख और एक चतुर, ये आप कह सकते हैं। नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा। और इनके नाटक हैं दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह और चंद्रसेन। इसके बाद है देवकी नंदन खत्री। नंबर 5 पर हैं देवकी नंदन खत्री। इनकी रचनाएं हैं उपन्यास हैं और कुछ अन्य हैं, अन्य यानी और तरह की रचनाएं की होंगी। तो उपन्यास है इनकी चंद्रकांता। अच्छा, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का ही मैं भूल गई थी, ये बच्चों याद रखना। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है वैसे, और ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, रोहतास मठ। अन्य हैं कुसुम कुमारी, कटोरा भर खून की कोठरी और अनूठी बेगम। नंबर 6 हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इन्होंने लिखे हैं उपन्यास, कविता और नाटक। इनके उपन्यास हैं प्रणयनी परिणय, आदर्श रमणी, लवंगलता, सुल्ताना रजिया बेगम और जिंदे की लाश। ये किशोरी लाल गोस्वामी की रचनाएं हैं, याद रखना। ठीक है बेटा।
कविताएं हैं किशोरी सतसई, नाटक हैं चौपट चपेट, मयंक मंजरी इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक का मतलब होता है जिन्होंने उसको लाया हो या शुरू किया हो, ये भी बोल सकते हैं। अभी भारत में अंग्रेजी शासन और स्वतंत्रता आंदोलन विद्यमान था। ऐसी स्थिति में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तत्कालीन कवियों को दिशा निर्देशन देना प्रारंभ कर दिया। महावीर प्रसाद स्वयं रचनाकार थे और उनकी पत्रिकाओं में छपने वाली कविता के लिए भी कुछ नियम बनाए गए थे जो इस प्रकार थे। नंबर 1, रीतिकाल के वासनापरक काव्य को न लिखा जाए, तभी वो अपनी पत्रिका में छापेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के दे दोगे तो वो छाप देंगे। और दूसरा था श्रृंगार रस का प्रयोग ना हो, ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। तीसरा था कविता देश प्रेम की भावना से ओतप्रेत होनी चाहिए क्योंकि उसकी ज़रूरत थी उस समय। नंबर 4, कविता का उद्देश्य जन सामान्य को जागृत करना होना चाहिए। द्विवेदी युग में ये देखो, जैसे ऐसे पूछने को आ सकती है ना कि द्विवेदी युग की रचनाओं की 4 प्रमुख विशेषताएं क्या होती थी या नियम क्या होते थे, तो ये आपको लिखने को आ सकते हैं, तो इन्हें भी आप याद रख लेना। द्विवेदी युग में स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर था। अहिंसा और हिंसा दोनों रूपों में अंग्रेजी शासन का विरोध हो रहा था। ऐसी स्थिति में महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी के सहयोग से परिनिष्ठित भाषा में देश प्रेम और आध्यात्मिक भावनाओं से उत्प्रेत रचनाएं की गईं। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां इस प्रकार थीं। नंबर 1, श्रृंगार रस का बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, अवेंडन कर देना, ठीक है। इस काल में कवियों में कुछ गुरु थे और कुछ कवि शिष्य थे। तो 2 तरह के कवि थे, कुछ तो गुरु थे और कुछ उनके शिष्य थे जो अपने गुरुओं से पढ़कर सीखे थे या उनका अनुसरण करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना की। इस समय की रचनाओं में श्रृंगार रस का वासना जन्य चित्रण बिल्कुल नहीं होता था। वासना जन्य मतलब जिसमें वासना भरी हो, ऐसे कोई चित्रण नहीं होते थे। काव्य गद्य सभी में रीतिकाल का बहुप्रचलित श्रृंगार रस इस समय लुप्त हो गया था। रीतिकाल की जो काव्य की या गद्य की जो भी रचनाएं होती थी उसमें क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी बहुत ज़्यादा। और लेकिन इस समय में क्या किया इन्होंने, उसको लुप्त कर दिया, मतलब बिल्कुल खो ही दिया, ख़त्म ही कर दिया एक तरह से। नंबर 2 है प्रेरणादायक काव्य रचना। देश की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कवियों ने जन सामान्य को कर्म धर्म के प्रति ध्यान देने का उपदेश दिया। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ इसी ओर संकेत करती हैं। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, मतलब तुम नर हो यानी मनुष्य हो तो अपने मन को निराश मत करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। यह जन्म किस लिए हुआ है इस बात को समझो ताकि अपने जीवन को नष्ट न कर सको। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, अपने तन को किसी काम के लायक बनाओ। नर हो न निराश करो मन को, अगर तुम नर हो तो मन को निराश मत करो। ऐसे मुझे भी लिखने का शौक़ है, मैं भी लिखती रहती हूँ। इस चैनल पर अगर आप शॉर्ट्स पे विजिट करेंगे तो बहुत सारे मैंने पोस्ट लिखी हुई हैं और शॉर्ट्स में लिखे हुए हैं मैंने, ऐसे ही लिखती रहती हूँ मैं भी बीच बीच में। अभी मैंने छोड़ दिया एक्चुअली, अभी मैं स्टडी में घुस गई हूँ तो फिर लिख नहीं पाती ज़्यादा। मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं वैसे कि जो इंसान मतलब मानव कल्याण के हैं, समाज कल्याण के और मानव कल्याण के। चलो अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते। गुरुजी ने भारत भारती के माध्यम से भी भारतीय संस्कृति धरोहर को रेखांकित करते हुए उसे सुरक्षित रखने का उपदेश दिया था। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इन थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, वैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती। हम कौन थे मतलब हम कौन थे और क्या हो गए और अब क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी और आगे क्या हो जाएंगे। आओ विचारें, चलो इस बात पर सोचते हैं मिलकर ये समस्याएं सभी, जो भी ये समस्याएं हैं इनके बारे में मिलकर सोचते हैं। नंबर 3 है अध्यात्म का उपदेश परक रूप। इस काल के कवियों ने देश प्रेम के साथ साथ भारतीय धर्म के नवीन रूपों को दिखाया। राम कथा में राम, लक्ष्मण और सीता का उल्लेख सभी कवियों ने किया, किंतु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के त्याग और वियोग का चित्रण नहीं किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता में यही प्रश्न उठाते हुए उर्मिला के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की।
मैथिली शरण गुप्त ने भी साकेत में राम के वनवास का ऐसा चित्रण किया है जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता वन में रहते हुए भी यथासंभव अपना कर्तव्य पालन करते हैं और जीवन के एक एक क्षण को सार्थक बनाते हैं। संदेश यहाँ पर नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मतलब यहाँ पर स्वर्ग से कुछ नहीं लाया गया है, इस भूतल को यानी इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बना दिया गया है। स्वर्ग बनाने आया, स्वर्ग बना दिया है। नंबर 4 है खड़ी बोली का परिमार्जित रूप। द्विवेदी युग से पूर्व खड़ी बोली का प्रयोग तो किया गया था, किंतु उसमें उर्दू, फारसी, देशज और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता था। किंतु द्विवेदी युग की भाषा परिनिष्ठित हिंदी यानी एकदम शुद्ध प्योर हिंदी हो गई। यह खड़ी बोली का वह रूप था जो मानक हिंदी के रूप में जाना जाने लगा। हिंदी के इस रूप को सरस्वती पत्रिका को हिंदी का जो रूप है इसका श्रेय जाता है सरस्वती पत्रिका को, क्योंकि इस पत्रिका में अधिकांश जाने माने कवियों की कविताएं प्रकाशित होती थीं। नंबर 5 है देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता। देश की विषम परिस्थितियों के कारण कवियों ने सभी जातियों को एक होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का उपदेश दिया। जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, मुसलमान, सिख, ईसाई कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई भाई, इस तरह के उपदेश दिए गए। सभी धर्मों की एकता का संदेश देकर भारत के यशपूर्ण इतिहास का भी गान किया गया, यानी गुणगान किया गया महिमा का। जगत ने जिसके पद छुए, यानी पूरा जगत जिसके पैर छूता है। सकल देश ऋणी जिसके हुए, और बहुत सारे देश जिसके ऋणी हैं यानी कर्जदार हैं। ललित लाभ कला सब था यहाँ, ललित लाभ कला सब क्या था, यहीं पर था। अब हरें वह भारत है कहाँ, अब बताइए वो भारत कहाँ है। तो इस तरह की बातें की गई ताकि लोगों में नई चेतना का जागरण हो सके और वो अपने देश प्रेम के लिए अपने आपसी द्वेष को भूल जाएं। नंबर 6 है नारी का नवरूप में चित्रण। रीतिकाल तक जो नारी केवल भोग वासना की वस्तु थी, उस नारी के प्रति द्विवेदी युग में नया दृष्टिकोण सामने आया। द्विवेदी युग में नारी देश प्रेमिका, जाति प्रेमिका, लोक सेविका, धर्म सेविका बनकर सम्माननीय हो गई। प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने नारी का त्यागपूर्ण रूप दिखाया है। प्यारे जीवें जग हित करें, गेह चाहे न आए। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने भी नारी के त्याग का वर्णन किया है। सखी वह मुझसे कह कर जाते, प्रियतम तो प्राणों के पन में, हम ही भेज देते हैं रन में, छात्र धर्म के नाते। वो कह रही है, मतलब एक नारी दूसरी नारी से कह रही है कि हे सखी वह मुझसे कहकर तो जाते, बस मुझे कह के जाते, बोल के जाते, प्रियतम को प्राणों के पन में, हम ही भेज देते हैं रन में। उनका अपने प्रियतम को जो हमारे हैं उनको तो हम ही भेज देते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या हम उनको लड़ने के लिए नहीं भेज देते। छात्र धर्म के नाते, क्षत्रिय धर्म जो होता है उसके नाते भेज देते हैं, तो इसमें छुप के जाने की क्या बात थी। इस काल में नारी जीवन के प्रति करुणा भी व्यक्त की गई है। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मतलब बेचारी नारी की क्या दुर्दशा है। उस समय एक्चुअली ज़्यादा ही बुरी हालत थी, अब तो काफ़ी सब कुछ बदल गया है। तो इस समय की लिखी हुई है कि नारी कितनी अबला है, उसके लिए क्या ही कहा जाए। उसकी क्या ही कहानी है कि आंचल में है दूध, सबको दूध पिलाती है, बड़ा करती है, बच्चे को पालती है, पोसती है, और आंखों में पानी, लेकिन फिर भी वो दुखी है, निराश है, परेशान है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनका काव्य। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनका काव्य निम्न प्रकार है। नंबर 1 है मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग, ये इनकी रचनाओं के बारे में लिखा हुआ है। यशोधरा, साकेत, पंचवटी, द्वापुर, जयद्रथ वध और भारत भारती। नंबर 2 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे और प्रेम प्रसून। नंबर 3 है श्रीधर पाठक। इनकी हैं एकांतवासी योगी, उजड़ा ग्राम और शांत पथिक। नंबर 4 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी हैं काव्य मंजूषा, कविता कलम और सुमन। नंबर 5 हैं राम नरेश त्रिपाठी। पथिक, स्वप्न, मिलन और मानसी। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं के आप नाम देखना, बहुत ही एक एक नाम की होती हैं। जैसे देखो पथिक है, स्वप्न है, मिलन है, मानसी है, तो इनकी एक एक शब्द की होती हैं ज़्यादातर। नंबर 6 है सिया राम शरण गुप्त। ये है मौर्य विजय, नकुल, अनाथ, विषाद, आद्रा। नंबर 7 है रामचरित उपाध्याय। ये हैं राष्ट्र भारती, देवदूत, मेघदूत, सत्य हरिश्चंद्र। नंबर 8 है लोचन प्रसाद पांडे। इनकी है मेवाड़ प्रेम। अब हम पढ़ते हैं छायावाद युग। द्विवेदी युग के बाद आने वाला युग छायावाद के नाम से पुकारा जाने लगा।
छायावाद में एक बार फिर क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इस युग में काव्य के विषयों का विस्तार हुआ। द्विवेदी युग में जो प्रतिबंध लगाए गए थे कि श्रृंगार रस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उस प्रतिबंध को भी नवीनता के साथ तोड़ा गया। श्रृंगार रस के प्रयोग के लिए मानव के स्थान पर प्रकृति को चुना गया। मतलब श्रृंगार रस का प्रयोग तो वो करने लगे थे, लेकिन मानव की जगह या नारी की जगह वो प्रकृति का चित्रण करने लगे। इस युग में होने वाले परिवर्तन निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है काव्य के वर्ण विषय में विस्तार हुआ। नंबर 2 है श्रृंगार रस के प्रयोग में प्रकृति का नायक नायिका के रूप में चित्रण किया गया। नंबर 3 है इस समय की भाषा में नवीनता, बिंब, प्रतिमानों का प्रयोग किया गया। इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है प्रकृति प्रेम। इस काल के प्रमुख कवि जैसे प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा सभी ने प्रकृति प्रेम का भांति भांति से वर्णन किया है। सभी के काव्य में मधुर, रौद्र, यानी कि पीसफुल, भयानक, भयानक का मतलब होता है फियर्सफुल, तो डरावना, किसी न किसी रूप में प्रकृति विद्यमान अवश्य है। जैसे छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बालें तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन। ये पंत जी ने लिखी है। प्रकृति के रौद्र रूप का भी वर्णन पंत द्वारा ही किया गया है। परिवर्तन कविता में प्रकृति या संसार के परिवर्तन को विकराल रूप में चित्रित किया गया है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में भी प्रकृति के हर रूप का चित्रण किया गया है। नीचे जल था, ऊपर हिम था, मतलब नीचे पानी था और ऊपर बर्फ थी। एक तरल था, एक सघन था। एक तो तरल था और एक सॉलिड था। सघन को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, हिंदी में सघन ही कहते हैं। सॉलिड, ठोस, ठोस। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। वो एक ही तत्व की प्रधानता थी। आप चाहो तो उसे जड़ कह लो और चाहो तो उसको चेतन कह लो। कामायनी में प्रकृति के रौद्र रूप का भी वर्णन है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। नंबर 2 है रहस्यवाद। इस छायावाद का मूल तत्व है किसी अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का अनुभव करना, उसके लिए प्रेम या आकर्षण प्रस्तुत करना। इस अज्ञात सत्ता को प्रतीकों से सजाना ही छायावाद कहलाया। संसार से परे कोई और सत्ता, इसे सभी छायावाद कवियों ने स्वीकार किया। हे अनंत रमणीय कौन तुम, ये मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसको तो भार विचार न सह सकता। इसी प्रकार पंत ने भी आकाश से आने वाले आमंत्रण का वर्णन किया है। न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन। मतलब कोई तो है जो मुझे चुपचाप बुला रहा है। नंबर 3 है प्रकृति का मानव रूप में चित्रण। मैं बार बार भूल जाती हूँ कि अगर मैं इसका हिंदी में बार बार अर्थ बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मन नहीं मानता। प्रकृति का मानव रूप में चित्रण। छायावाद के सभी कवियों ने नायक नायिका के प्रेम का चित्रण करने के लिए सामान्य मानव को न चुनकर प्रकृति को चुना। नायक नायिका दोनों रूपों में प्रकृति को चित्रित किया है। विजन वन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तन तरनी, जूही की कला। किसी दूर देश में था पवन, कहते थे जिसे मलयानिल। ये निराला या जूही की कली से लिया गया है, निराला जी की कविता है ये। प्रकृति को प्रधानता देते हुए संध्या, प्रातःकाल सभी को मानव रूप में चित्रित किया गया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। मतलब सुबह का भी और शाम का भी चित्रण किया गया है। इसी प्रकार निराला ने संध्या का वर्णन किया है। बीती वावरी जागरी का ये इसमें तो सुबह का किया गया है कि मतलब रात बीत गई है, सुबह हो गई है, अब जग जाओ। दिवस अवसान का था समय, मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परीसी, धीरे धीरे धीरे। ये निराला जी की रचना है। नंबर 4 है मानव का उदात्त वर्णन। छायावादी कवियों ने जहाँ प्रकृति के प्रेम का वर्णन किया, वहीं दूसरी ओर मानव के महत्व को भी नकारा नहीं था। सुंदर है विहाग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। वो कह रहे हैं ये सब कुछ सुंदर है, प्रकृति सुंदर है, फूल भी सुंदर है, बेहग भी सुंदर है, लेकिन मानव सबसे सुंदर है उनमें से। छायावाद में प्रकृति को मानव रूप में और मानव को प्रकृति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूल में कौतूहल से तुम आए। गोधूल भी शाम के समय को बोलते हैं एक्चुअली। तो ये प्रसाद जी की रचनाएं हैं। नंबर 5 है वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति। वेदना मतलब पीड़ा की मार्मिक यानी मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। छायावाद में सभी कवियों ने अपने विरह वेदना का भिन्न भिन्न रूप से मार्मिक वर्णन किया है। महादेवी वर्मा का तो आधुनिक काल की मीरा के रूप में विभूषित किया गया है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा।
ये महादेवी वर्मा की कविता से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू में विरह वेदना का मर्म स्पर्शी यानी हृदय को छूने वाला चित्रण किया गया है। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वो मधुर प्रेम की पीड़ा। नंबर 6 है संसार के प्रति कौतूहल का वर्णन। छायावाद के कवियों ने प्रकृति के प्रत्येक रूप को गहराई से देखते हुए उसके प्रति उत्सुकता दिखाई है। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल बेहंगिनी पाया यह स्वार्गिक गाना। नंबर 7 है सूक्ष्म सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण। छायावादी काव्य में स्थूल सौंदर्य के वर्णन के स्थान पर सूक्ष्म सौंदर्य के चित्रण की प्रधानता है। यह सौंदर्य कर्म भाव और शारीरिक सौंदर्य का मिश्रित रूप है। प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के इसी सौंदर्य का वर्णन किया है। नील परिधान बीच सुकुमार खुला रहा मृदुल अध खिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, तथा उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। नंबर 8 है नारी के प्रति श्रद्धा भाव। छायावादी कवियों ने नारी के सौंदर्य का वासनापरक चित्रण न करते हुए उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत ही बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये प्रसाद जी की रचना है, कामायनी से लिया गया है। प्रसाद के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी नारी का मर्यादापूर्ण चित्रण किया है। छायावाद में नारी का नख शिख वर्णन हुआ है। नख शिख का मतलब होता है नाखून से लेके चोटी, एड़ी चोटी कुछ इस तरह का होता है इसका नख शिख का मतलब, किंतु उसमें कहीं अश्लीलता के दर्शन नहीं होते हैं, मतलब अच्छी तरह से किया गया, अच्छे सेंस में। प्रसाद ने आंसू में नारी को बसंत के समान मनोहारी बताया है। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी थी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। छायावाद में कवियों ने नए प्रतीक नए छंदों के माध्यम से इस युग के काव्य को नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में हालांकि गद्य की अनेक विधाएं रची जा रही थी, फिर भी इस युग के काव्य ने जो ऊंचाई प्राप्त की थी वो अन्य कालों में नहीं रही। छायावाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद काव्य में न रचा है कामायनी, आंसू, झरना और लहर, और गद्य में रचा है अजातशत्रु, ध्रुवशामिनी, चंद्रगुप्त, तितली, कंकाल इत्यादि। सुमित्रानंदन पंत ने रचे हैं युगवाणी, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन इत्यादि। और नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रचे हैं जूही की कला, अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, अनिमा, बेला, नए पत्ते, बादल राग, कुल्ली भाट इत्यादि। नंबर 4 है महादेवी वर्मा। इन्होंने रचे हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, संस्मरण, मेरा परिवार। छायावाद का अवदान। आधुनिक युग में छायावाद का विशेष महत्व है। इस काल में परिष्कृत हिंदी में काव्य में जितनी विविधता रही उतनी अन्य किसी काल में नहीं रही। छायावाद में प्रेम का वर्णन उदात्त रूप से हुआ। रीतिकाल में जो स्त्री वासना की मूर्ति थी या भोग्या थी, उसे छायावाद में गरिमा प्रदान करते हुए श्रद्धा योग्य बनाया गया, मतलब श्रद्धा योग्य यानी उसकी श्रद्धा के भाव से उसको देखा गया। वियोग श्रृंगार का जितना मार्मिक चित्रण छायावाद में हुआ, इतना किसी अन्य युग में नहीं मिलता। प्रकृति को हर रूप में सराहा गया, मतलब प्रकृति का वर्णन किया गया। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मनोहारी, भयंकर दोनों रूपों का चित्रण करते हुए अपनी संपूर्ण कल्पना और प्रस्तुतिकरण में प्रकृति को प्रधानता दी। प्रकृति को नारी रूप में चित्रित करना भी छायावाद की विशेषता रही। छायावाद में रहस्यवाद आने से विदेशी काव्यों की विशेषताएं भी छायावाद में सम्मिलित हो गईं। कविता को नवीनता देते हुए नए बिंब, नए प्रतीक तथा अलंकारों का मधुर रूप प्रस्तुत करने से काव्य में मधुरता आ गई। छायावाद नवीनता के साथ मानव मूल्यों की स्थापना करने में, इतिहास परक नाटकों से ज्ञान बढ़ाने में बहुत सहायक रहा। छायावाद के सभी कवियों ने उच्च कोटि के श्रृंगार, विशेषकर वियोग श्रृंगार से मन की जिस पीड़ा की अभिव्यक्ति की है वह अपने आप में एक उदाहरण है। छायावाद में नवीन लक्षणों के काव्य को नवीनता दी, साथ ही कामायनी जैसे महाकाव्य में इतिहास, पुराण, मानव धर्म तथा अध्यात्म के संपूर्ण दर्शन से छायावाद एक विशेष युग के रूप में स्थापित हो गया। अब पढ़ते हैं उत्तर छायावाद की वैचारिक प्रवृत्तियां। उत्तर छायावाद की वैचारिक प्रवृत्तियां। उत्तर छायावाद वह समय है जो छायावाद और प्रगतिवाद के बीच का समय माना जाता है। छायावाद के काल में द्विवेदी युगीन काव्य ने एक नया रूप लिया था, जिसमें प्रकृति, कल्पना, प्रतीक, बिंब
को लेकर नए प्रयोग किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे छायावादी विचारधारा भी परिवर्तन की ओर आगे बढ़ गई। उत्तर छायावाद में प्रमुख कवि मूलतः वही थे जो छायावाद में थे, किंतु उनकी रचनाओं ने वर्ण विषय परिवर्तित होने लगे थे। उत्तर छायावाद की विशेषताओं का विश्लेषण निम्न प्रकार हो सकता है। कल्पना में यथार्थ का समन्वय। नंबर 1 है कल्पना में यथार्थ का समन्वय। छायावाद में कविता कल्पना प्रधान थी व उत्तर छायावाद में यथार्थ की ओर अग्रसर होने लगी। छायावाद के प्रमुख कवियों का वर्ण विषय इस समय कल्पना के साथ यथार्थ परक होने लगा। जैसे निराला की यह कविता है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या शिखी, नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। नए कवियों की वैचारिक स्थिति। उत्तर छायावाद में समयानुसार कुछ नए कवियों का आगमन हुआ, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन और बालकृष्ण शर्मा नवीन इत्यादि। इन कवियों की विचारधारा छायावादी विचारधारा से सर्वथा भिन्न थी, यानी अलग थी। इन नवीन कवियों में क्रांतिकारी स्वरों की प्रधानता थी, जैसे मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, मतलब जो सीधे खड़े होकर चलते हैं, जो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, मैं उनकी ओर हूँ या उनके साथ हूँ। बच्चन का काव्य मूलतः व्यक्तिगत उन्नति और स्वाभाविक का चित्रण करता है। दूसरी ओर बच्चन के काव्य में मय, मधुशाला जैसे वर्ण विषय की बहुलता है। हिंदू मुस्लिम हैं लड़वाते, मेल कराती मधुशाला। बच्चन के काव्य में आत्मकथा परक प्रेम वर्णन भी है। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य में भारत की क्रांति की गौरव गाथा का चित्रण मिलता है। अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई पर उनका काव्य इतिहास के वीरता परक क्षणों के दर्शन कराता है। बुंदे लेहर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग खेली थी वह नाना के संग पढ़ती थी, बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य भी भारत के इतिहास के ओजस्वी पलों का गान करता है। अपने काव्य कुरुक्षेत्र में दिनकर ने भारतकालीन कुरुक्षेत्र को प्रतीकात्मक रूप से आज के युग से जोड़ते हुए वर्तमान युग के हर व्यक्ति के जीवन में होने वाले कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन किया है। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। रामधारी सिंह दिनकर ने पौराणिक कथा के आधार पर उर्वशी काव्य में पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम का श्रृंगार परक वर्णन किया है। दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है, स्नेह का सौंदर्य उपहार रसुंबन नहीं है, तो और क्या है। जहाँ उर्वशी में पौराणिक उल्लेख है, वहीं रश्मरथी में महाभारत कालीन सूर्यपुत्र कर्ण को प्रधान पात्र बनाकर उसमें संघर्षमय जीवन का उल्लेख किया गया है। इस समय के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य के स्वर क्रांतिकारी हैं, साथ ही उनके दोहों में सांसारिक नश्वरता, जीवन का परम सत्य, ईश्वर का वर्णन मिलता है। दैहिक पिंजर बद्ध हम तथापि न सीमा युक्त, हम हंसा आकाश के संतत बंधन मुक्त। नवीन के काव्य में क्रांतिकारी स्वर भी मिलते हैं। विप्लव गान में यह स्पष्ट है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोरे इधर से आए और एक हिलोरे उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहि त्राहि स्वर नभ में छाएं। उत्तर छायावाद में प्रमुख कवियों की कविता का आकलन करने से यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तर छायावाद की वैचारिक पृष्ठभूमि छायावाद से भिन्न थी। इस समय के काव्य में एक दृष्टिकोण न होते हुए भी हर कवि ने भिन्न भिन्न विषयों पर काव्य रचा। प्रत्येक कवि के वर्ण विषय भी विविध आयामों का वर्णन करते हैं, जिनमें जन सामान्य का संघर्ष है, अध्यात्म है, पुराण है, इतिहास है और मधुशाला जैसे स्थान को महान दर्शाने का प्रयास भी किया गया है। अब हम पढ़ते हैं प्रगतिवाद। छायावाद के बाद आने वाला युग प्रगतिवाद के रूप में जाना जाता है। इसका समय 1936 के बाद माना जाता है। राजनीतिक रूप से यह समय संघर्ष से भरा था। भारत में इस समय इटली में प्रारंभ हुआ फाशिज्म या फाशीवाद अपना प्रभाव दिखाने लगा था। कुछ विद्वानों ने इसे समाजवाद या साम्यवाद का प्रतीक मानते थे, तो कुछ इसे उदारतावाद का विरोधी मानते थे।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस समय साम्यवाद के नाम पर पूंजीवादी का विरोध प्रारंभ हो गया था। यह विद्रोह छायावाद के प्रमुख कवि निराला के काव्य में भी दिखाई देने लगा था। कुकुरमुत्ता रचना इसी का उदाहरण है। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है सामाजिक यथार्थवाद। इस समय भारत में स्वाधीनता की भावना गौण हो गई थी और इसके स्थान पर आर्थिक विषमता पर विद्रोह के स्वर उठने लगे थे। कुछ कवियों पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव भी दिखाई देता था। निराला की कविता इसका उदाहरण है। अवे सुनवे गुल मत जो पाई खुशबू रंगे ओ आव, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद। इस समय के आर्थिक अंतर के कारण भारत में सहनशीलता समाप्त हो गई थी और कवियों की दया भावना श्रमिक वर्ग की ओर बढ़ गई थी। गांव के जीवन का मार्मिक चित्रण पंत ने भी किया है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। ये भारत माता से लिया गया है। इस समय के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल ने भी ग्रामीण भारत की दुर्दशा का चित्रण किया है। सड़े घूर के गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी के गुलाब की मर जाती है। नंबर 2 है सामाजिक यथार्थ का वर्णन। देश में होने वाले उतार चढ़ाव तथा जन सामान्य की समस्याओं का चित्रण इस युग में विस्तार से किया गया। इस समय से राजनेता के दोहरे व्यक्तित्व का चित्रण भी किया गया। बापू मरे, अनाथ हो गई भारत माता, अब क्या होगा, हाय हाय हम कहीं के नहीं रहे, रो रो कर आंखें लाल कर लीं धूर्तों ने। नागार्जुन। परिवर्तन की पुकार। इस युग में हर क्षेत्र में परिवर्तन की इच्छा कवियों में जागृत हो गई थी। इसी परिवर्तन के अंतर्गत वीर रस का काव्य रचने की कवियों की इच्छा जाग उठी थी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है। परिवर्तन की यह धारा काव्य के वर्ण विषय में भी दिखाई देती है। कोमल कल्पना के कवि सुमित्रानंद पंत ने परिवर्तन जैसी कविता रचकर प्रकृति का भयंकर तांडव और रौद्र रूप दिखाया। प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। नंबर 4 है छंद मुक्त काव्य की रचना। प्रगतिवाद में छंद कविता के रचने की परंपरा टूटने लगी थी। अधिकांश कवियों ने छंद मुक्त काव्य लिखना प्रारंभ कर दिया था। निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर इसका एक उदाहरण है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने इसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। नंबर 5 है लुप्त होती आस्था। सामाजिक वातावरण में असुरक्षा के कारण जनजीवन में ऐसा भय फैला कि व्यक्ति की आस्था और ईश्वर का संदेहास्पद हो गए। मार्गदर्शन का अभाव होने के कारण हर व्यक्ति अपने मन में भय लेकर अपने अस्तित्व की रक्षा में फंसा हुआ था। जिसे तुम कहते हो भगवान, वो बरसाता है जीवन में रोग शोक दुख दैन्य पार, उसे सुनाने चले पुकार। प्रयागवाद वह युग था जब मानव मूल्य बिखर रहे थे, आर्थिक सामाजिक भेदभाव बढ़ रहा था। यही बिखराव इस समय के काव्य में भी मिलता है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। इस युग के प्रमुख कवि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है निराला। इनकी रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता और वह तोड़ती पत्थर। नंबर 2 है पंत भारत माता परिवर्तन। नंबर 3 है केदारनाथ अग्रवाल। इनकी रचना युग की गंगा। नंबर 4 नागार्जुन, रचना सिंदूर तिलकित भाल। नंबर 5 त्रिलोचन शास्त्री और रचना है धरती। अब हम पढ़ते हैं प्रयोगवाद। सामाजिक असंतुलन की जो धारा प्रगतिवादी काव्य में बही थी वह प्रयोगवाद तक और बढ़ गई। सामाजिक रूप से यह समय नैतिक मूल्य पतन की ओर उन्मुख थे। एकांकी, असहाय, भयग्रस्त व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करने वाली कविता में अधिकांश सुरक्षा, अवसाद, संदेश, द्वेष जैसी सामाजिक बुराइयों के दर्शन होने लगे। इस समय के काव्य की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 यथार्थवाद। छायावाद तक जो कल्पनाशीलता चरम सीमा पर थी वह प्रयोगवाद तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो गई। इस समय के काव्य में मनोविश्लेषक सिगमंड फ्राइड की विचारधारा बहुत अधिक मिलती है। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर यथार्थ का नग्न चित्रण होने लगा था। इस समय के प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता में इस नग्न यथार्थ का पूरा चित्रण मिलता है। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की। ब्रह्म राक्षस से लिया गया है गजानन माधव मुक्तिबोध।
सामाजिकता का अभाव। नंबर 2 है सामाजिकता का अभाव। इस युग के काव्य में सामाजिक समन्वय का अभाव मिलता है। इस युग का व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के विषय में सोचता है, एकाकी चलता है। कविता में इसी एकाकीपन, असामाजिकता यानी समाज से रहित का चित्रण है। किसी की खोज है उनको किसी नेतृत्व की, पीली धूमेल पसलियों की, पंजर वाली उदासी से पुती गायें, भयानक तड़फड़ाती ठठरियों की आत्मवश स्थित प्रज कपिलाएं, कि पत्थर ईंट के चूल्हे सुलगते हैं, फुदकते हैं वहीं दो चार, बिखरे बाल वाले बालकों के श्याम गंदे तन, व लोहे की बनी स्त्री पुरुष आकृतियाँ, दलिद्दर के भयानक देवता के भव्य चेहरे, वे चमकते धूप में। ये मेरे लोग से लिया गया है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है इसको। नंबर 3 है नवीन प्रयोग। इस युग की असुरक्षा, एकाकीपन को अभिव्यक्त करने के प्रतीकों में नवीनता है। स्तब्धता को चीर देती कभी सीटी कहीं से दूर इंजन की, कभी चूहे निकलकर दौड़ने की होड़ करते हैं। छंद, बिंब, प्रतीक इत्यादि का नवीन प्रयोग किया गया है। नंबर 4 है प्रेम का परिवर्तित स्वरूप। छायावाद में प्रेम का स्वरूप जो उदात्त था, ईश्वरीय था, वह इस युग तक मासल हो चुका था। मासल मतलब बॉडी से प्रेम करने लगे। मन की दमित वासना का खुलकर चित्रण होने लगा। मर्यादापूर्ण वर्णन लुप्त हो गया। वासनापूर्ण प्रेम के वर्णन में भी अतृप्त होने का संकेत मिलता है। नंबर 5 है नवीन उपमानों का प्रयोग। छायावाद के पश्चात कविता छंद मुक्त हो गई थी, वही कविता प्रयोगवाद तक आते आते अतुकांत भी हो गई। ये लो, ऐसे उपमानों का प्रयोग हुआ जो अभी तक प्रयुक्त नहीं हुए थे। हाँ, मुझे इस युग की कविताएं ज़्यादा पसंद नहीं आती। नंबर 1, मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुजा हुआ पापड़, बताइए। नंबर 2, हवा चली छिपकली की टांग मकड़ी के जाले में फंसी रही। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि तार सप्तक, इनको तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। इस काल के प्रमुख कवियों को तार सप्तक का नाम दिया गया है, जिसमें 7 कवि थे। ये कवि थे मुक्तिबोध, अज्ञेय, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। इनकी रचनाएं गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं मेरे लोग, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा और ब्रह्म राक्षस। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की हैं चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी एक ही है। इंद्रधनु, रौंदे हुए, ये शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। नंबर 3 है नेमीचंद्र जैन। इनके हैं रंग दर्शन, रंग परंपरा, मुक्तिबोध और रचनावली। नंबर 4 है भारत भूषण अग्रवाल। अहिंसा, फूटा प्रभात, जागते रहो और मुक्ति मार्ग। नंबर 5 है प्रभाकर माचवे। अनुक्षण, स्वप्नभंग, विश्वकर्मा। नंबर 6 गिरिजा कुमार माथुर। मैं वक्त के हूँ सामने, नाश और निर्माण, धूप के धान। नंबर 7 है रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज है आई थिंक। नई कविता। प्रयोगवाद के बाद आने वाली इस कविता को प्रगतिशील काव्य के नाम से जाना गया। अज्ञेय ने इसे नई कविता के नाम से अलंकृत किया। यह युग गद्य पद्य का मिलाजुला युग था। इस युग में नए प्रतिमान, नई शैली और नई विधाओं का जन्म हुआ। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण था हिंदी में गज़ल का आगमन, जो दुष्यंत कुमार की देन थी। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अंतर्मन के तनाव का चित्रण। नई कविता में वर्तमान समय के संघर्षपूर्ण जीवन के कारण उत्पन्न तनाव का यथार्थपूर्ण चित्रण किया गया है। समाज में लुप्त होती आत्मीयता, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होने वाला संघर्ष तनाव उत्पन्न कर देता है। यह तनाव इतना बढ़ जाता है कि घुटन का अनुभव होने लगता है। ऐसे में पलायन की इच्छा होने लगती है। दुष्यंत कुमार ने इसका मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, मतलब यहाँ पे पेड़ हैं लेकिन फिर भी धूप लगती है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। चलो अब यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, और वो भी हमेशा के लिए, उम्र भर के लिए। नंबर 2 है दैनिक जीवन में संघर्ष। इस युग में शासन द्वारा किए गए भेदभावपूर्ण वातावरण का भी उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र होने के बाद स्वराज मिलने पर भी शासक जन सामान्य की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन हो गए थे। इसी का वर्णन दुष्यंत कुमार ने किया है। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। उनका कहना है कहाँ तो ये वादे किए गए थे कि हर किसी को एक एक चिराग मिलेगा, दीपक मिलेगा, उजाले का दीपक, प्रकाश का दीपक, लेकिन कहाँ पूरे शहर में भी एक नहीं है।
नंबर 3 है बाल काव्य की रचना। इस युग के संघर्ष के बीच सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बच्चों के लिए कविता रचकर तनाव कम करने का प्रयास किया। सर्वेश्वर दयाल के काव्य में बाल सुलभ सहजता भी थी और हास्य व्यंग का पुट भी था। इवन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। ये बच्चों के लिए है। सर्वेश्वर दयाल ने बाल काव्य में बालकों के खेले जाने खेल को भी दर्शाया। अक्की बक्की करे तरक्की, गेहूं छोड़ के बोए मक्की, मक्की लेकर भागे चक्की, देखे बुढ़िया हक्की बक्की, नक्की झक्की पूरी शक्की। ये लो ऐसे बच्चे खेलते हैं ना, अटकन वटकन, ऐसे हमारे यहाँ भी खेलते हैं। कविता में हास्य का पुट देने के लिए बाल कवि योगेंद्र कुमार लल्ला पर हास्य कविता लिखी है। कलकत्ते में खो गए लल्ला, कहीं अगाड़ी कहीं पुछल्ला, घर में बैठे वे चुपचाप, करते राम नाम का जाप। अब नंबर 4 है गिरते मानव मूल्यों का चित्रण। इस युग में व्यक्ति जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस कारण नैतिकता मानवता धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। भवानी प्रसाद मिश्र ने गीत फरोश कविता में एक कवि की विवशता का मार्मिक उल्लेख किया है, जो किसी भी दशा में किसी भी मूल्य पर अपने गीत बेचने के लिए बाध्य है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ जी। पहले कुछ शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भी इस अव्यक्त वेदना का वर्णन किया है, जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। अपनी व्यथा को अपने भीतर समेटे हर व्यक्ति जी रहा है। वह बिना कहे मर गया, यह अधिक गौरवशाली है। यह कहे जाने से कि वह मरने से पहले कुछ कह रहा था जिसे किसी ने सुना नहीं। नंबर 5 है आशावादी दृष्टिकोण। एक कवि ने सच्चे धर्म का पालन करते हुए इस काल के कवियों ने निराशा अवसाद में डूबे मनुष्य को आशावादी सोच का सहारा देने का संदेश दिया, ताकि मनुष्य विषमता से लड़कर अपना आत्मविश्वास न खोए और अपनी नैतिकता भी बनाए रखे। खुदा नहीं ना सही, मतलब ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है तो ना सही। आदमी का ख्वाब सही, हो सकता है वो इंसान का ख्वाब हो, कल्पना हो। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कुछ देखने के लिए है तो सही। न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, अगर कमीज़ नहीं होगी तो अपने पैरों से पैर मोड़ के पेट को ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तथा कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। यारो ये तो आपने बहुत सुना ही होगा। चलो, नई कविता में एकाकीपन, घुटन, संघर्ष है, जो साथ ही मन की व्यथा को दूर करने के लिए बाल सुलभ काव्य, आशावादी गजलें, नज़में रची गईं। इस युग में काव्य ऐसी संजीवनी बन गया था जो हर रोग का निदान कर सके। प्रमुख कवि एवं रचनाएं: भवानी प्रसाद मिश्रा, सन्नाटा, गीत फरोश, कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। नंबर 3 है शमशेर बहादुर, इनकी हैं इतने पास अपने और बात बोलेगी। नंबर 4 है जगदीश गुप्त, नाव के पांव और बोधि वृक्ष। नंबर 5 है दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साय में धूप। नंबर 6 श्रीकांत वर्मा, दिनारंभ, माया दर्पण। नंबर 7 है रघुवीर सहाय, हंसो हंसो जल्दी हंसो और आत्महत्या के विरुद्ध। नंबर 8 है नरेश मेहता, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को। नंबर 9 है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काठ की घंटियाँ और बांस का पुल और गर्म हवाएं। समकालीन कविता: आधुनिक हिंदी कविता के वर्तमान आंदोलन को समकालीन कविता कहते हैं। आलोचकों ने इस आंदोलन के प्रमुख कवि मुक्तिबोध और धूमिल को माना है, जिनके काव्य से समकालीन कविता निरंतर आगे बढ़ती रहती है। समकालीन कविता की विशेषताएं नई कविता के समान ही हैं, किंतु कुछ निरंतर आगे बढ़ती रहीं। फिर से बोल दिया मैंने यही। समकालीन कविता की विशेषताएं नई कविता के समान ही हैं, किंतु कुछ विशेषताएं जो समकालीन कविता को नई कविता से अलग करती हैं, वे विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है समकालीन समस्याओं का वर्णन। इस युग में सुदामा पांडे धूमिल की रचनाओं में वर्तमान युग की समस्याओं का सम्यक वर्णन है। धूमिल की कविता में मोचीराम के माध्यम से एक निर्धन व्यक्ति की उच्च स्तरीय सोच का मार्मिक वर्णन किया गया है। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टाँकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एवं बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है।
नंबर 2 है नवीन उपमानों का प्रयोग। हर युग की कविता में नवीन उपमान आते रहते हैं। यही परंपरा समकालीन कविता में भी मिलती है। कम से कम शब्दों में व्यक्तियों के व्यक्तित्व को, उसके जीवन की समस्याओं को नए उपमानों से अभिव्यक्त करने की यह विशेष कला है। जूता क्या है, चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। नवीन उपमानों से कम शब्दों यानी छोटी कविता से अधिक भावों की अभिव्यक्ति की गई है। उड़ गई चिड़िया, कांपी फिर थिर गई पत्ती। नंबर 3 व्यंग की प्रधानता। समकालीन कविता के अगले चरण में हास्य व्यंग का काव्य रचा जाने लगा। हास्य के साथ व्यंग होता है, किंतु इस समय के काव्य में समाज की दुर्दशा पर व्यंग मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इस दशा में हुल्लड़, मुरादाबादी, सुरेंद्र शर्मा जैसे कवियों का नाम उल्लेखनीय है। इसी परंपरा में एक कविता है, भूख महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी, एक होता तो निभाता, तीनों मुझ पे मर रही थी। तथा मच्छर खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे, मैं भी भूखा था और भूखे ये मेरे मेहमान थे। नंबर 4 है मन के अंधेरे का वर्णन। इस युग में प्रमुख कवि मुक्तिवेद ने मन में व्याप्त असुरक्षा, भय, निराशा को गहरे अंधकार के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। इनके अधिकांश काव्य में अंधेरे में डूबा जलाशय, अंधेरा गलियारा, अंधेरा कमरा जैसे उदाहरण हैं। वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर, अंधियारा खुला मुँह बावड़ी का, शून्य अंबर ताकता है, बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक पैड़ा है। नंबर 5 है भौतिकवादी समाज का चित्रण। इस युग में मानवता, भावुकता समाप्त होकर मानव की विचारधारा में केवल भौतिकवाद शेष रह गया था। दूसरों को महत्व देने की परंपरा समाप्त हो गई थी। व्यक्ति पूर्णतः स्वार्थी और अवसरवादी हो गया था। मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस के प्रतीक के माध्यम से इस विडंबना का सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। सुन रहा हूँ मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी, जो बावड़ी में अड़ गई। किंतु युग बदला, व आया कीर्त व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय और मन। इस युग का अधिकांश काव्य संवेदनहीनता, असुरक्षा, सामाजिक असंतुलन को लेकर लिखा गया, क्योंकि समाज के आम व्यक्ति तो इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ता था और इन्हीं का वर्णन इस समय के काव्य में हुआ है। प्रमुख कवि इस युग के कवि हैं मुक्तिबोध, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, धूमिल, कुमारविकल इत्यादि। अब इनकी रचनाएं हैं। मुक्तिबोध की रचनाएं हैं ब्रह्मराक्षस, अंधेरे में घोर धनुर्धर। दूसरा है त्रिलोचन, उनकी रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल और शब्द। तीसरे हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनकी रचनाएं हैं चुका भी हूँ मैं नहीं, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष और बात बोलेगी। 1 2 3 4। नंबर 4 है धूमिल, संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। और 5 है कुमारविकल, एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है और निरुपमा दत्त, मैं बहुत उदास हूँ। ये सब इनकी रचनाएं हैं। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है बच्चों। ये चैप्टर बहुत बड़ा था, लेकिन ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले कुछ जीवन परिचय वगैरह करवा दिए थे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था तो मुझे करवाना ही था। तो आप इसे पूरा देख लेना, बहुत ज़रूरी चैप्टर है ये। इससे आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी पकड़ बढ़ेगी हिंदी पर, अगर इसमें आगे भी आप कुछ पढ़ना चाहते हैं। केवल एग्ज़ाम की बात नहीं है, केवल पास होने की बात नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है। ठीक है, ये बेस